पत्रकार हैं। सबसे पहले डॉक्टर स्वामी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। भारत को लेकर पूरी दुनिया यह बात जानती है कि भारत एक सेक्युलर स्टेट है। भारत के अंदर भले ही उस शब्द को लेकर कितनी भी बहस चल रही हो, लेकिन दुनिया को यह पता है। क्या पाकिस्तान के संविधान में, उसकी नीतियों में, सोच में, नीयत में सेक्युलर जैसा कोई शब्द है? नहीं, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। उनके संविधान में है कि वो इस्लामिक रिपब्लिक है, तो इसीलिए उसमें उसको थियोक्रेटिक स्टेट अंग्रेजी में कहते हैं। माने वो धर्म के आधारित है और इस्लाम धर्म के आधारित होने के कारण इस्लाम का जो नियम है उसके अनुसार पाकिस्तान चलती है। पाकिस्तान उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, बांग्लादेश भी वैसे ही है। और जहाँ भी इस्लाम के लोग मेजॉरिटी में हैं वहाँ अल्पसंख्यकों के लिए तकलीफ होता ही है। और इसमें पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, बांग्लादेश में हुआ, हमारे देश के अंदर भी जहाँ जैसे कश्मीर घाटी में मुस्लिम मेजॉरिटी में है वहाँ कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। केरल में जो मल्लापुरम में है वहाँ भी हिंदुओं का हाल ये है। तो जहाँ भी वो मेजॉरिटी में हैं और इस्लामिक रिपब्लिक बनाते हैं तो निश्चित तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। माइनॉरिटीज़ के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन पिछले इतने साल में करीब 6 दशक बीत चुके हैं। भारत की तरफ से जैसे पाकिस्तान गाहे बगाहे आवाज उठाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, अल्पसंख्यकों को आप ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे, भारत ने कभी नहीं कहा कि वहां पे अल्पसंख्यक हैं, आप उनको ठीक से ट्रीट कीजिए? ये हमारी कमजोरी रही है। ये जवाहरलाल नेहरू की नीति के कारण हुआ है। अब इसको बदलना है कि जहाँ भी हिंदुओं के ऊपर शोषण होती है, नरसंहार होती है क्योंकि वो हिंदू हैं, तो भारत देश को इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। अभी फ़िलहाल छोटा मोटा परिवर्तन तो आया है, जैसे बांग्लादेश से जो भी हिंदू आता है उसको देश में रहने के लिए अधिकार हुआ है। पाकिस्तान से भी ऐसा ही होना चाहिए। और सिर्फ यहाँ पाकिस्तान नहीं परंतु दूर दूर के जगह में भी जैसे गयाना है या कजाकिस्तान है वहाँ भी हिंदुओं का हाल ऐसे ही है। तो इसीलिए भारत देश को ये सवाल आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए हिंदुओं के लिए जहां भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। राशिद अल्वी, कभी भारत ने ये आवाज उठाई क्यों नहीं? देखिए, भारत को उठाना चाहिए और मैं कहूंगा कि इस मुद्दे को बहुत बार मीडिया ने उठाया है। पाकिस्तान के अंदर भी उठा है। पाकिस्तान के अंदर जो सेकुलर सोच के लोग हैं उन्होंने भी उठाया है। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस मुद्दे को उठाए। स्वामी जी कह रहे हैं कि 70 साल पहले पंडित नेहरू ने ऐसी पॉलिसी बना दी थी। मुझे हंसी भी आती है और ताज्जुब भी होता है। 1.5 साल से आपकी सरकार है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर उठाइए इस मुद्दे को। यूनाइटेड नेशंस में कहिए कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती क्यों हो रही है। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहूंगा कि स्वामी साहब एक डेलीगेशन लेके चलिए पाकिस्तान, हम सब चलते हैं, अपनी आंखों से देखकर आते हैं और वहीं पे पाकिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि ये जुल्म क्यों हो रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि सरकार आपके पास है, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। मेहमाननवाजी चाह रहे हैं, यूट्यूब पे सब दिख जाता है आजकल। तो पहली बात, और दूसरी बात सर ये है, आप कह रहे हैं कि सरकार को करना चाहिए, जाना चाहिए। मेरा सवाल आपसे इसलिए है, आपको हम इसलिए लाए हैं कि 60 साल में क्या किया सरकारों ने? कुछ नहीं किया। देखिए, सवाल ये है कि ये मुद्दा तो आज उठा रहे हैं ना आप, पहले तो इतने शिद्दत के साथ ये मुद्दा नहीं उठा है। और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार के ज़माने में कभी ऐसे मुद्दे हुए हों तो खामोश बैठ गए हों। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के साथ लगातार हमारी सरकार ने बहुत सारे मामलात के अंदर एहतजाज किया है। जो बेगुनाह लोग वहाँ जेलों में रहे उन पे लगातार सरकार ने शिद्दत के साथ जोर देकर उन्हें वापस बुलाने की बात की है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर बहुत बार मुद्दा उठा है। पार्लियामेंट में मिनिस्टर ने बहुत बार इस बात का जवाब दिया है कि हम पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। लेकिन सवाल आज का है, ये तो गुजरा हुआ कल है। आज तो 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या एक लफ्ज आपने बोला है? सरकार ने एक बार कहा है, मीडिया चैनल पे बैठ के तो आप जो चाहे बोले, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में आप क्यों नहीं बोलते? प्रधानमंत्री बयान क्यों नहीं देते? क्यों खामोश हैं इस मामले में?
सारी दुनिया के अंदर घूमते हैं, सारी दुनिया के अंदर बोले जाके देते हैं। सिर्फ टीवी चैनल कहा पे जाता बोल है कि देना काफी प्रधानमंत्री नहीं इतना लेट होता क्यों है। बोले। मेरा सवाल वापस आ रहा है राशिद अल्वी साहब, मेरा सवाल तारिक फतेह के पास मैं जाऊं उसके पहले डॉक्टर साहब आपसे, आप जी। वो जब बोल रहे थे कि टीवी ने आज उठाया, इससे पहले कभी इस पर चर्चा नहीं हुई, मैं चाहता हूं जरा देश को याद दिलाएं कि इस विषय को भारत कब से उठाता आया है, एक। और दूसरी चीज यह है कि दादरी में एक व्यक्ति की मौत होती है तो देश के 50 साहित्यकार अपना सम्मान लौटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। दुनिया के 150 लेखक जो हैं उनके पक्ष में चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि भारत में वाकई गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ। लेकिन पाकिस्तान में जब हिंदू दिनों दिन मारे जाते हैं उसके लिए ना कोई साहित्यकार सम्मान लौटाता है और ना ही दुनिया के किसी लेखक की आंख खुलती है। देखिए, हमारे मुल्क में जो सेकुलरिज्म का प्रैक्टिस शुरू हुआ, ये 1919-20 जब मोपला रिबेलियन जो कहते हैं केरल में शुरू हुआ था, जब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, उसका एक भयंकर परिणाम था केरल में। वहाँ मोपला जो वहाँ के मुसलमान बोलते हैं, वो हिंदू के खिलाफ उन्होंने आक्रमण किया और कहा कि हमारे खिलाफत आ रही है, और भयंकर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। 1000 हिंदू मारे गए, 100 मंदिर जलाए गए। फिर आखिर ब्रिटिश ने इंटरवीन किया। तब से मोटा मोटी उस पर सबने मोटा मोटी जस्टिफाई किया, किसने राशनलाइज किया, कोई उस पर कुछ बोला नहीं, मतलब होता ही ऐसा। तब से एक शुरू हो गया, एक सेंसरशिप हो गया कि अगर हिंदू मरते हैं, कटते हैं तो आपको बोलना नहीं चाहिए। एक नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा एक यूनाइटेड स्ट्रगल होना चाहिए। अब इकट्ठे, तब से ये शुरू होता। पहले, इसके पहले ये हिंदू मुस्लिम जब विवाद होता था तब हमारे नेता बोलने में घबराते नहीं थे। इसके बाद एक मोटा मोटी शुरू हो गया कि हिंदू मरते हैं तो चुप रहो, एक यूनाइटेड फ्रंट करते हैं। लेकिन ये टोटल पॉलिसी फेल हो गया और मुस्लिम लीग 1940 में पाकिस्तान का डिमांड कर लिया और फिर उन्होंने पॉलिटिक्स और स्ट्रीट वायलेंस अपनाया। कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन किया, फिर नोआखाली में राइड किया और इसका जवाब कांग्रेस ने दिया नहीं, क्योंकि कांग्रेस का जो थ्योरी था कि हम एक नेशन है। देखिए, और जिन्ना साहब ने कहा देखिए हम लोग अलग नेशन हैं, कुछ सच था कुछ गलत था। उन्होंने कहा कि आपके हीरो हमारे विलेन हैं, आपके हीरो हमारे विलेन, आपके विलेन हमारे हीरो हैं, हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, हम लोग एक साथ नहीं खाते, हमारी शादी ब्याह नहीं होती है, हमारा अलग देश है। मैं एक मुस्लिम लीग नेता को मैं बधाई देना चाहता हूँ एक बात के लिए। उन्होंने कहा कि ये एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए। बहुत सारी तथ्य इसमें हैं, लेकिन गांधी जी, नेहरू ने कभी इसको माना नहीं, कहा कि नहीं नहीं एक लोग हैं। और इसमें हम मानते हैं कि मुस्लिम लीग नेता कंसिस्टेंट थे, उनका पॉलिसी था भाई हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, अगर मुल्क को बंटवारा करना है तो अलग अलग चले जाए। लेकिन आखिर क्या हुआ, पाकिस्तान में एथनिक क्लींजिंग हो गया। 23% हिंदू सिख पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान में, अब ये 2% में रहा। ईस्ट बंगाल जो ईस्ट पाकिस्तान था, अभी बांग्लादेश है, उसमें हिंदू थे 29%, हिंदू बुद्धिस्ट थे, वहां भी 8% है। उनका 330 पार्लियामेंट में है, उसमें 5 ही हिंदू हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज तक एक ही हिंदू खेला, अनिल तलपत खेला। लेकिन हम लोग बोलते नहीं ना, हम लोग, हमारा एक है ना मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, कुछ अंडरवर्ल्ड पैसा भी आता है और कुछ बोलेंगे तो हमारे खुद, मैंने देखा जो रिफ्यूजी हैं जो पंजाब से बंगाल से, वो ज्यादा इनके सपोर्ट में बोलते हैं। अमर्त्य सेन का नाम लीजिए, कभी बांग्लादेश में बोलते नहीं। हमारे खुशवंत सिंह थे और सचार साहब रिफ्यूजी थे, उन्होंने कहा कि नहीं उनको मुस्लिम को उनको रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो हमारा पॉलिसी तो यही है ना। अब मेरा सवाल यह है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, क्योंकि आप राजनीति से हैं जी, वो सेक्युलरिज्म का ठेका भारत के खाते क्यों है और किसी के खाते क्यों नहीं गया? क्योंकि आज लोगों में इस चीज को लेकर गुस्सा है और आप देख रहे हैं उसी का नतीजा है। नहीं, एक आयाम में तो हिंदू मानता है कि सब धर्म के रास्ते से और उसकी उपासना पद्धति से हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई और मजहब में नहीं है। बाकी मजहब तो कहते हैं हमारी ही रास्ता है और किसी की रास्ता नहीं है। वहाँ तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ हमारे संस्कार में ये बसा हुआ है कि हम सब धर्मों को सम्मान दें। लेकिन गलती क्या हो गई कि जब इलेक्शन के मामले में साथ ये मामला जुड़ गया, तब ये दिखाई पड़ा कि हिंदू बट जाता है जाति में, प्रांत में, भाषा में, और जो माइनॉरिटीज़ हैं और ख़ासतौर पर जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं वो एक प्रकार से थोक पे वोट डालते हैं। और जो हो सकता है कि 5-6% इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन थोक में डालते हैं। तो उनकी तुष्टीकरण करने में राजनीतिक लाभ है, क्योंकि हिंदू को जाति में, जाति के आधार पर उनकी विघटन हो जाती है और हिंदू जो इकट्ठा नहीं होता है, इसीलिए इस प्रकार की मंशा पैदा हो जाती है। पर सर, अब इस चीज को मैं अगर देश से बाहर ले जाऊं, भारत के पॉलिटिशियंस का चलिए समझ में आ गया कि वोट बैंक पॉलिसी है, उस पर नजर रहती है, इसलिए उनकी मजबूरी है, वो उसके बाहर जा नहीं सकते। लेकिन तारक फतेह, जब दादरी में एक इंसिडेंट होता है
उसके बाद 50 साहित्यकार अपना सम्मान लौटाते हैं। दुनिया के 150 कम से कम ऐसे लेखक हैं, कॉलमिस्ट हैं, जिन्होंने उसका समर्थन किया कि ये सही कर रहे हैं, अपने अवार्ड्स लौटा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ठीक नहीं हो रहा। पाकिस्तान में क्या मुसलमानों के साथ ठीक हो रहा है? हिंदुओं को तो चलिए छोड़ ही दीजिए थोड़ी देर के लिए। इराक में क्या मुसलमानों के साथ ठीक हो रहा है? सीरिया में क्या मुसलमानों के साथ ठीक हो रहा है? दुनिया के और तमाम मुल्कों में क्या ठीक हो रहा है जहां ISIS जाके दस्तक दे रही है? वहां के लिए किसी को अवार्ड लौटाना याद नहीं आता? क्यों? वहां क्यों सेलेक्टिव होते हैं लोग? अब उन राइटर्स के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता जिनको नजर नहीं आ रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन मैं एक बात जरूर उठाऊंगा कि पाकिस्तान की बाय इट्स वेरी नेचर वहां पे कभी भी कोई नॉन मुस्लिम इक्वल सिटीजन नहीं हो सकता। ना सिर्फ ये कि मुसलमान का मसला है, वहां अगर आपकी जबान उर्दू नहीं है तब भी आप इक्वल नहीं हो सकते। आपको 71 में याद होगा कि पाकिस्तान ने अपने ही मुसलमान बांग्लादेशियों पे 30 लाख आदमी मार दिए। अभी बलोचिस्तान में सब मुसलमान ही है ना। वहां जो हशर हो रहा है कि अब तक कोई 10,000 लोग मार चुके हैं, 18,000 लड़के गायब हैं अपने घरों से और कोई पूछने वाला नहीं है। खाना जंगी का बिल्कुल सिलसिला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, 44% एरिया पाकिस्तान का है। मसला ये इंडिया पाकिस्तान का या हिंदू मुसलमान का नहीं है। मसला ये है कि जो बैनुल अक़वामी या इंटरनेशनल लॉ है या वो यूनाइटेड नेशंस फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पे जिन मुल्कों ने साइन किया हुआ है, उन पे कोई ये नहीं पूछता कि आप उस पे इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं। वजह उसकी ये है कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का तो एक वोट है, रूस का एक वोट है, चीन का एक वोट है और इस्लामिक कंट्रीज के हैं 22 वोट, 53 वोट। ये इतना बड़ा ब्लॉक है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का चेयर जो है वो सऊदी अरेबिया है, जहां पे आप सोचिए कि हिंदुओं के साथ जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उनके लिए पाकिस्तान जन्नत है कंपेयर टू सऊदी अरेबिया, जहां के अगर आपके घर में कोई बुत मिल जाए तो सऊदी पुलिस आके आपको बंद कर देती है, जेल में डाल देती। लेकिन उनके पास पैसा इतना है कि हिंदुस्तान की हुकूमत चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, उनमें इतना दम नहीं है कि वो सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर को बुलाए और कहीं निकल जाओ यहां से। वो तो इंडिया की लड़कियों को रेप करके चले गए, आप कुछ नहीं कर सके। तो अगर तो सिलसिला पाकिस्तान के हिंदुओं का है तो पहले हिंदुस्तान के, चाहे वो कांग्रेस के हैं लोग, राइट विंग हैं, लेफ्ट विंग हैं, उनके अंदर जरा सी एक पॉजिटिव नेशनलिज्म होना चाहिए। ये नहीं कि हम मुसलमानों से दुश्मनी शुरू कर दें। इस्लाम और हिंदुस्तान का ऐसा नाता है कि अब ये कहीं जा नहीं सकता। इट इज इंटेग्रल टू हमारे सब जो मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान के, हमारे दादा परदादा अगले नस्लें सब हिंदू थे। हम तो हिंदुओं से मुसलमान बने ना, आसमान से तो नहीं आए। पर दिक्कत क्या है ना, हमें भी मोहब्बत है। आप तो खुल के ये बात कह रहे हैं, आप तो खुल के ये बात कह रहे हैं, आप इसको कबूल भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इस बात को सुनने के बाद आपके कितने और दुश्मन बढ़ जाएंगे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी साहब, यहाँ भारत में कोई भी ऐसी बात करता है, तारक साहब एक सेकंड में आ रहा हूं, भारत में कोई भी ऐसी बात करता है तो उसको तो सीधे निशाने पर ले लिया जाता है। बिल्कुल, भारत क्यों नहीं। मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर था तो इसी बात पर कि जब मैंने कहा कि मुसलमान को हिंदुस्तान में कबूल कर लेना चाहिए कि उनका पूर्वज हिंदू है, उसी पर हमारी कोर्सेज को कैंसिल कर दिया था। तो ये एक फैशन बन गई है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि तारिक साहब के बात में वजन है, परंतु एक बात मुझे ध्यान आकर्षित करना उनका कि मुसलमान के आपस की लड़ाई में मैं नहीं जाऊंगा, शिया सुन्नी में भी लड़ाई होती है, परंतु बांग्लादेश देखिए, वहां 32% हिंदू थे 47 में, आज कितने हैं? 7%। आज भी वो वहां के मुसलमान इतना यातना सहन के करके वेस्ट पाकिस्तान के मुसलमानों से हिंदुओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है
वो उतना ही बुरा है जितना सऊदी अरेबिया में। नहीं प्रोफेसर साहब एक सेकंड, ठीक, बोलिए सर, बोलिए। इंडिया बांग्लादेश में जो हिंदू की पॉपुलेशन कम हुई है वो पाकिस्तान ने 1971 में जो जेनोसाइड किया उसकी वजह से हुई है। तो उसको बांग्लादेश इस वक्त वाहिद इस्लामिक कंट्री है वो भी चल रहा है अभी तक, जहां पे किसी हद तक सेक्युलरिज्म का है जोर है, और वहां पाकिस्तान की आईएसआई और जमात इस्लामी अपनी हसीना शेख की हुकूमत को उलटने के लिए 24 घंटे लगी हुई। सऊदी पैसा भी आता है वहां पे। बांग्लादेश इज पॉसिबली इंडियाज क्लोजेस्ट इस्लामिक कंट्री एज अ फ्रेंड, या ईरान हो, लेकिन असल मसला सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का है। नहीं, मैं कहता हूं कि हमारी सबसे निकट मुस्लिम देश इंडोनेशिया है, बांग्लादेश नहीं है। इंडोनेशिया में वो तो बिल्कुल संस्कृति अपना ही मानते हैं। नहीं, वहां तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो सिंबल है वो गणेश है। हाँ, पर मैं एक चीज वापस सर, मैं थोड़ा सा वापस आप लोगों को लेकर आना चाह रहा हूं इस पॉइंट पर कि हिंदू बैशिंग एक फैशन क्यों हो गया है। बिल्कुल, हाँ। इस देश में तो है ही है, पाकिस्तान तो जाहिर है जो आप लोगों ने चीजें रखी हैं वहां उम्मीद की नहीं जा सकती। लेकिन मैं नसीम एक बात आपसे जरूर पूछना चाहता हूं। नसीम पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, आप सबकी बात सुन रहे हैं। नसीम साहब, हमने कुछ रोज पहले कसूरी साहब का एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने नजम सेठी को दिया, पाकिस्तान के टीवी चैनल को। बड़े दुखी थे वो कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे इतना अत्याचार हो रहा है। वो अपनी सरकार में रहते हुए पाकिस्तान में हिंदुओं को नहीं देख पाते थे क्या? आंख बंद हो जाती थी तब उनकी वहां। हम ही नहीं बोलते हैं, हम ही नहीं बोलते हैं तभी बोल रहे हैं। आपने सवाल नसीम साहब से किया या मुझसे किया? जी आपसे किया है, सॉरी नुसरत अमीन साहब। जी जी, देखें ये अभी मेरे ख्याल है कोई साहब टोरंटो से बात कर रहे थे, तो काफी जगहों पे मुझे इनकी बातें ठीक लग रही थी, और अगर कोई बात इनकी ठीक नहीं भी है, मिसाल के तौर पे पता नहीं शायद इनके बोलने में कोई झोल था, या शायद मुझे नहीं पता कि परसेप्शन का इशू है। एक चीज इन्होंने बड़ी अजीब सी कही, जो इतनी सही बातें करने के बाद कोई आदमी इतनी गलत बात कर नहीं सकता, या शायद उन्होंने कोई ऐसे ही लिंग्विस्टिक कोई एरर होगा शायद। इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ नॉन मुस्लिम होना ही मुसीबत नहीं है, बल्कि अगर आप उर्दू स्पीकिंग भी नहीं है वो भी होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि इतनी ठीक बातें करते करते अचानक जो है आपने ये बात की, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि यहाँ पर अक्सरियत जो है 68% पॉपुलेशन जो है या 70% वो पंजाबी स्पीकिंग लोगों की है, और जो ओरिजिनली उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो 7 to 8% हैं। ये मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मुझे पता है आपका मौजूद या नहीं। अच्छा जी, जहां तक मुझे बात पता है, मैं एक पंजाब में पंजाबी जबान पे पाबंदी है सर, मैं आप पे पंजाबी हाँ, मैनू पता है, बट इन पंजाब यू कैन नॉट गो टू स्कूल एंड लर्न पंजाबी, सिर्फ उर्दू पढ़ाई जाती है वहां। देखिए ये एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है। अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको पंजाबी पढ़नी चाहिए तो मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मौजूद कहीं और चला जाएगा, ये आपकी बात ठीक है। ये एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है, और इसका शिकार पंजाबी मुसलमान भी और पंजाबी हिंदू भी है। 1% ही रह गया हो सर, वो सवाल वही रह गया जो मैंने पूछा था आपसे। जी जी, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर खुर्शीद कसूरी साहब की किताब की लॉन्च वाले दिन जो कुछ हुआ, या बीफ के ऊपर जो सर, मैं अभी का पूछ ही रहा हूँ, मैं उनके भारत आने से पहले का पूछ रहा हूँ, जहाँ उन्होंने नजम सेठी को पाकिस्तानी टीवी चैनल के लिए इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों की हालत बड़ी खराब है, उनकी तो बड़ी चिंता हो रही है, जबकि यहाँ सरकार है, पूरी व्यवस्था देख लेगी। वो जब अपने देश में मंत्री थे, उन्होंने पाकिस्तान के हिंदुओं की बुरी हालत के लिए क्या किया, कितनी बार देखिए खुर्शीद कसूरी साहब एक पॉलिटिशियन है, और एक खास पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक रहा है, और वो उनके ख्यालात हो सकते हैं, वो उनकी पार्टी की पॉलिसी हो सकती है। और आपको पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में रिटायरमेंट के बाद वो अचानक जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बातें शुरू कर देते हैं, कुछ सच बोलना शुरू कर देता है और कुछ ज्यादा सच बोलने शुरू कर देते हैं। आप समझ रहे होंगे, यू आर गेटिंग माय sarcasm। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि खुर्शीद कसूरी साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मैं उनको क्यों डिफेंड करने लगूं, और मैं उनकी बात का दिफा क्यों। मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दार के हवाले से अभी पिछले दिनों जो वाकयात होते रहे वो तो बड़ा क्लियर है, और जाहिर है कि फर्क कीजिए कि अगर मैं ये प्लान करूँ
कि मुस्तकबिल में इंडिया पाकिस्तान में अच्छे ताल्लुकात हो जाएं। और सर, हिंदुस्तान में मुसलमान कम से कम पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा सेफ हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ यही टीवी पर बैठकर। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा कि बच्चों को 150 मार के चले जाए और किसी की आंख से एक आंसू ना टपके, प्लीज। इसलिए कम से कम आप ये तो ना बताएं कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इसी चीज पर मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने कहा कसूरी साहब तो पॉलिटिशियन है। आप तो पॉलिटिशियन नहीं है सर, आप कम से कम बेहतर जवाब देते हैं उस चीज का। पाकिस्तान में हिंदुओं का दमन कब तक होगा, और उसके जरिए हम इस पर भी बहस कर रहे हैं कि भारत में अगर एक वाकया होता है तो देश के 50 साहित्यकार अपना सम्मान लौटा देते हैं। पाकिस्तान के अंदर बरसों से हिंदुओं का दमन हो रहा है, उनकी आबादी लगातार घट रही है, हिंदू वहां से घर छोड़ छोड़कर भागने को मजबूर है, बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, औरतों को उठा लिया जाता है, मार दिया जाता है, लेकिन दुनिया का कोई लेखक उसकी आंख से आंसू नहीं टपकता या उसकी कलम नहीं कांपती, वो अपना सम्मान वापस नहीं लौटाता। क्या हिंदुओं के साथ जानबूझकर इस तरीके का व्यवहार करना एक फैशन बन गया? डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? या देखिए, ये एक सेकुलर मानसिकता इंडिया में हो गया कि सिर्फ तो हमने चूज किया ना। हाँ, चूज किया तो गलती है। हम सीखते नहीं, हम इतिहास से हम सीखना भूल गए हैं और हम इमीडिएट इलेक्शन की बात करते हैं। हमें ये बोलने से नौकरी में फायदा नहीं होगा, ये करके करके हमारा एक परंपरा बन गई कि आप सही बात मत बोलो। आप जो बोल रहे हैं ना, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार ऐसा पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जगह होता है। बिहार का जो बेल्ट किशनगंज बांग्लादेश बॉर्डर वहां पे होता है, आसाम में होता है, केरल में होता है। अभी केरल में एक क्रिश्चियन प्रोफेसर हाथ काट लिया गया, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं अभी आपको 4-5 एग्जाम्पल दे सकता हूं कि बिहार के और बंगाल के हिंदू लड़की ने मुसलमान से मुसलमान लड़की शादी किया, उनको मार दिया गया। ये कभी भी एक बार पेपर में नहीं। आप अभी प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी मुर्शिदाबाद से हैं, उन्होंने काफी कुछ भाषण दिया कि हमारी टॉलरेंस सही है, लेकिन हम उनसे जानना चाहते हैं, माननीय राष्ट्रपति से, उन्होंने कभी कुछ कहा कि उनका मुर्शिदाबाद जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी था वहां पे कभी उन्होंने मुंह खुला या नहीं, उन्होंने बंगाल में जो होता कभी कुछ बोला ही नहीं। तो और इस पर अगर हम लोग कोई एक राजनीतिक इसका प्रतिरोध नहीं करते तो ये मानसिकता बढ़ती रहेगी। आप कहा कि पाकिस्तान में कब तक चलेगा? जब तक पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट होगा तब तक ऐसा ही होगा। लेकिन इसका एक ही जवाब है, सर यहाँ तो इस्लामिक स्टेट नहीं है, यहाँ तो इस्लामिक स्टेट नहीं है, यहाँ भी चीजें एक तरफा जा रही हैं। लोगों को ऐसा क्यों लगने लगा है, उनके अंदर एक अनरेस्ट क्यों डेवलप हो रहा है पिछले कुछ समय से, और उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि ये सरकार आ गई इसलिए ऐसा हो गया, ये सरकार आ गई इसलिए ऐसा हो गया। क्या उसकी वजह वो 60 साल नहीं होने चाहिए जो लगातार तुष्टीकरण करते रहे? डॉक्टर स्वामी। हाँ, बिल्कुल। ऐसा है कि जिन लोगों ने ये सम्मान पत्र को लौटाया है, ये सैद्धांतिक रूप से जो बीती हुई सरकार है उनके हैं, नॉमिनीज हैं, और वो ये जानते हैं कि जो आज की वर्तमान में जो लोग सत्ता में आए हैं ये बस जाएंगे और उतना ही दिन रहेंगे जितना वे रहे, तो फिर उनके लिए कोई भविष्य नहीं है। तो एक भविष्य के चिंता में ये सब कर रहे हैं, और ये एक प्रकार से ऑर्केस्ट्रेशन भी हो रहा है, क्योंकि इनकी तो सिर्फ भारत के अंदर पहुंच नहीं है, परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय भी इनके संबंध हैं। मैं ये कहने चाहता हूँ जो आपके सब्जेक्ट के, ये सिर्फ पाकिस्तान के मत कहिए, ठीक, क्योंकि अब यजीदीज के साथ जो वहाँ के मुसलमानों ने किया है, मैंने किसी देश से, मुसलमान देश से कोई ऐसा खंडन देखा नहीं जिससे इन्हें जो हुआ है वो जानवर भी नहीं कर सकता है। और उन महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उनको बाजार में नंगा खड़ा करके उनकी नीलाम की गई, ये ऐसे चीजों वो कहें कि ये असली मुसलमान नहीं है, ये कौन कहने के लिए तैयार है। और इसी प्रकार से जो हिंदू महिलाओं के साथ कश्मीर घाटी में हुई, उसका तो इन्हें 5 लाख लोगों को कश्मीर से भगाया गया, आज तक किसी ने इस सवाल को नरसिंहार के रूप में नहीं जोड़ा। तो मैं ये कहता हूं कि ये मुसलमान का कसूर नहीं है, उनका दिमाग साफ है। ये हिंदू में जो उलझन है कि हम 80% होने के बाद भी हम किस प्रकार की अस्मिता रखने वाले हैं भारत देश में, उसका एक उलझन के कारण है। ठीक है, सेकुलर राशिद अलवी, सेकुलर हिंदू सर, राशिद अलवी, कुछ हिंदू तो बोलते ही हैं लेकिन वो कम है। जी सुनिए, आपने डॉक्टर स्वामी की बात भी सुनी। रोहित जी, जी बोलिए बोलिए। मैं बहुत देर, हाँ, मैं सुब्रमण्यम स्वामी को तो सुनता ही रहता हूँ, कोई पहली बार नहीं सुन रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं। देखिए, ऐसा है रोहित जी, एक तो इस बहस को ये मत कीजिए
कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है और हिंदुस्तान के अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है, इस पे मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। नहीं तो सर, कल तक तो आप ही कह रहे थे ना कि हिंदुस्तान में अक़लियतों का जीना मुश्किल हो गया है। आजम खान कह रहे थे कि मैं यूएन जा रहा हूं, आप लोग उनका साथ दे रहे थे। इस्लामिक मानसिकता एक होती है, वो समझना चाहिए हमें। रोहित जी, ये आपके लिए मुनासिब नहीं है कि जब मैं बोलूं तो आप बीच में इंटरवीन। सर, सवाल तो पूछूंगा ना। किसी के मामले में आप पूरी बात करें सर, लेकिन आप बोल रहे हैं तो आप नहीं बोल रहे। अगर आप कहीं उस बात को गलत कोट कर रहे हैं तो मेरा अधिकार है सर। परसों आप मेरे साथ थे, नरसों आप मेरे साथ थे, दोनों दिन आपने इस बात को लेकर सवाल उठाया कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, उसका दम घुट रहा है। सब बोलते हैं तभी तो बोलना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं सर। आप, मैंने याद दिलाना था आपको, दिला दिया। मतलब आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की माइनॉरिटीज और हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज का मुकाबला किया जाए। ये आपकी सोच हो सकती है, मेरी सोच नहीं हो सकती। दादरी के अंदर जो कुछ हुआ वो हमारे घर का मामला हो सकता है, ज्यादती हुई है, क्या हुआ है, ये एक अलहदा मामला है, लेकिन पाकिस्तान से जोड़ेंगे तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। और आजम खां को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, मैंने उसे क्रिटिसाइज किया। मैंने तो ANI को कितनी बाइट दी है। अगर बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी के किसी आदमी ने आजम खां को सपोर्ट नहीं किया। और जहां तक ये साहित्यकारों की बात है, अरे साहित्यकारों में मुसलमान तो एक आदि होगा, उसमें तमाम के तमाम लोग वो हैं जो मुसलमान नहीं हैं। तो और मैं आपको बता दूं, चाहे चैनल के लोग हों और चाहे साहित्यकार हों, वो समाज का शीशा होता है। अगर सरकार को उस शीशे के अंदर अपनी शक्ल खराब नजर आती है तो साहित्यकारों का दोष नहीं है, शीशे का दोष नहीं है, उन्हें अपनी शक्ल संभालनी चाहिए। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह हमारे देश में सुब्रमण्यम स्वामी, दूसरे लोग, रुचि, साक्षी महाराज यहाँ पे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं। उनको अलहदा से कंडम कीजिए। ये तमाम लोग जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है उसका मुकाबला पाकिस्तान के साथ नहीं किया जा सकता। वहां तो रेफ्यूजीज के साथ भी ये हो रहा है, जो हिंदुस्तान से मुसलमान गया है उसके साथ भी जुल्म होता है। लेकिन अगर आप दोनों को जोड़ेंगे और आप कह रहे हैं सेक्युलरिज्म की परिभाषा, मुसलमान तो बहुत कम गया है देश के अंदर आज प्रेसिडेंट को क्यों कहना पड़ा, राष्ट्रपति को क्यों कहना पड़ा, दूसरी बार कहा है राष्ट्रपति ने, और आपके चैनल पे राष्ट्रपति को ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्यों नहीं कर? प्रणब मुखर्जी ने जिंदगी लगा दी इस देश के लिए, आज वो राष्ट्रपति हैं, उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा कि उन्होंने गलत बयान दे दिया। इस देश की खूबसूरती सिर्फ ये है कि ये देश सेकुलर देश है। हिंदू मेजॉरिटी तभी है सेकुलर है, हिंदू मेजॉरिटी तभी है सेकुलर है, सेकुलर देश है, हिंदू मेजॉरिटी 80% तभी है सेकुलर। समझेगा कि हम दूसरे ग्रेड के सिटीजन हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हिंदू मेजॉरिटी है इसीलिए सेकुलर देश है। हिंदू का बराबर हक है। कश्मीर में क्या हो गया, कोई रोक बराबर हक है सर। मनमोहन सिंह ने तो कह दिया था उनका पहला है बाकियों का दूसरा है, इसलिए उस पर ना जाएं प्लीज। बराबर है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता आज। मेरा सवाल यह है डॉक्टर स्वामी, एक तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स किए, शायद आप जवाब देना चाहते हैं उनका, और दूसरा मेरा ये, लोगों के मन में आज ये फीलिंग क्यों आ रही है कि हमारे साथ कोई अत्याचार होता है, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारी सुनी जाएगी, हम हिंदू हैं तो ना कोई टीवी वाला देखेगा, ना कोई अखबार वाला देखेगा, ना कोई पुलिस वाला देखेगा, ना कोई सरकार देखेगी उसको, प्रेसिडेंट भी नहीं बोले। लोगों को यहां तक लगने लगा है कि सरकारें मुआवजा भी मजहब देखकर बांटती है और खुद लकीर खींचती हैं। सही बात नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हमारे जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसका ये परिणाम है। मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में कोई भी हिंदू हो वो अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को सम्मान देते हैं, वो मुसलमान ऐसे नहीं कहते हैं। क्यों? उन्होंने भी अपने खुलेआम कहा है कि मेरा पूर्वज हिंदू है और मेरा संस्कृति यहाँ का है। और इंडोनेशिया में जब लोग देखते हैं कि उनका एयरलाइंस का नाम है गरुड़ा और उनके करेंसी में गणपति भगवान है, तो ये यहाँ का मुसलमान जो धीरे धीरे अब वो अलग पहचान बनाने में लगा हुआ है। महिलाओं के जबरदस्ती बुर्का पहना रहा है, ये हमारे देश के वातावरण के लिए ठीक नहीं है। यानी इतनी गर्मी में काला रंग के बुर्का एक महिला पर पहना,
फिर उनके जो इनहेरिटेंस लॉज हैं उसमें जो हम देख रहे हैं महिलाओं का कोई स्थान नहीं है और तलाक का अभी भी चल रहा है। तो ये सारी चीजों से मैं कहता हूं कि मुसलमान के अंदर से कोई पुनरुत्थान के लिए या कोई रिफॉर्म के लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है यहाँ। तो हम क्या समझेंगे, इस देश में सेक्युलरिज्म भी रहेगा और मुसलमान भी बनाओगे। मैं एक कमेंट जल्दी से तारिक फतेह आपसे लेना चाहता हूँ। बोलिए तारिक फतेह, बोलिए। देखिए, इसमें तस्लीमा नसरीन ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैंने कल ही पढ़ी। उन्होंने कहा कि इंडिया में सेक्युलरिज्म को बदनाम इस तरह कर दिया है कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि बीइंग प्रो मुस्लिम एंड एंटी हिंदू। बिल्कुल, ये तो डेफिनेशन हमेशा है। अच्छा, ये ट्रेजेडी जो है, इसमें हिंदुओं का नुकसान नहीं है, इसमें अगले 100 साल में जो मुसलमानों का नुकसान होने वाला है, उन पे मुसलमान हिंदुस्तान के जो ट्रेडिशनल मौलवी लीडरशिप है, उन्होंने अपनी आंखों पे बुर्का पहना हुआ। उनको ये नजर नहीं आ रहा कि हम सिर्फ हिंदुस्तान में ही अपने आप को एज मुस्लिम फ्री समझ सकते हैं। अगर कहीं मुसलमान आजादी से रह रहा है तो वो हिंदुस्तान में, ना वो ईरान में, ना पाकिस्तान में, ना किसी अरब मुल्क में जहां हम हिंदुस्तानी मुसलमानों पे अरब थूकते हैं। हम देखिए, बदनसीब उन्हीं का नाम लिए चल रहे। मेरा नाम भी तो तारिक फतेह इसीलिए है कि हमारे माँ बाप ने कहा कि भाई वो अरब जो हैं वो हमसे ऊपर हैं, हम हिंदुस्तान के या पंजाब के जो मुसलमान हैं वो नीचे हैं। तो किसी अरब ने तो कोई पंजाबी नाम नहीं रखा, हम सब भागे जा रहे हैं उस तरफ। इसीलिए मैंने अपनी दोनों बेटियों का नाम अरबी नाम नहीं रखा। मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं पहले पंजाब से हूं, हिंदुस्तान से हूं, जहां पे सारी वेदा लिखी गई। वो तो इंडस रिवर है, वो सिंध है, हम मोहनजोदारो के बच्चे हैं। मतलब धर्म तो बाद में होगा ना। तो मुसलमान इंडियन लीडरशिप जब तस्लीमा नसरीन पे खामोश रही, जब ये सारे राइटर, जब तस्लीमा नसरीन पे बंगाल से उसे निकाला गया, तो इन राइटर्स ने क्यों नहीं दे दिया अपने अवार्ड वापस। इसमें सुदर्शन रंजन ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है इन एशिया ऑनलाइन, आप वो देखें। उन्होंने कहा ये हिपोक्रेसी है। भाई हजारों लोग मर गए, आप अवार्ड नहीं दे रहे। अब राइटर बन के आप अवार्ड बाकी दे रहे हैं, आपकी फेम तो हो चुकी है, अब उस अवार्ड का कोई फायदा नहीं रहा। तो इट इज अ हिपोक्रेसी। लेकिन इंडिया को चाहिए कि इंडियन मुसलमान लड़ेगा इन बुरके वालों से। ये हिंदुओं की लड़ाई नहीं है, ये हम मुसलमानों की है कि हम लड़ें इन मौलवियों से कि हम हिंदुस्तानी हैं पहले, मुसलमान हैं बाद में। ये बड़ा क्लियर अरेंजमेंट है कि आप पहले मुसलमान हैं या पहले। इसी तरह हिंदू पहले हिंदुस्तानी हो फिर वो हिंदू हो। क्रिश्चियन का भी यही है। अब इस पे कोई बात ही नहीं करता। अब मेरा ताल्लुक लेफ्ट से है, मैं हमेशा सोशलिस्ट रहा हूं। जब मैं बोलता हूं कुफर का इल्जाम लग जाता। सर दिक्कत मेरा आप अकेले आप पर नहीं लगता, मैं तो ये कह रहा हूँ और भी कहता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला पहले हिंदुस्तानी है, तो लोगों को बुरा लग जाता है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुओं का स्थान, इसलिए हम हिंदुस्तानी नहीं कहना चाहते। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ तारिक साहब। हम पाकिस्तान में पैदा हुए, हम तब भी अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। मौजूद तो ही है। भारत में इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है उसके जरिए दुनिया को क्या तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है, इस पर हम बहस करें। डॉक्टर साहब, आप लास्ट कमेंट करना चाहते हैं जल्दी। देखिए, ऐसा है मैं कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश पर हिंदू पर लिखता था, हर अंग्रेजी पेपर में लिखा, लेकिन एक दो लिखने के बाद मुझे कहा गया आप इसमें नहीं लिख सकते हैं, टीवी में भी नहीं आके छपना बंद हो गया। हाँ, बिल्कुल, हाँ, छपना ही बंद हो गया। 20 साल से छपना। मैं जब फरक्का वाटर का ट्रीटी अपोज किया था 96 में, तब से लोगों ने कहा कि मैंने कहा था कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं का हालत तो सुधरा नहीं, आप लोग पानी दे रहे हैं, तब से लोगों ने कहा भाई आप नहीं छपेंगे। तो 96 से मोटा मोटी मानिए इंग्लिश पेपर में छपना बंद हो गया, और हमारे दोस्त लोग भी थे। खैर, और ऐसा हालात की एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है यहाँ पे क्लास 12 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री किताब, जिसका जो चैप्टर फ्रीडम मूवमेंट, एक क्रिकेटर जो हिस्टोरियन है, जो क्रिकेट के हिस्टोरियन के माने जाते हैं, उन्होंने जिन्ना को काफी बढ़ा चढ़ा के लिखा। और ऐसा एक पाकिस्तानी हिस्टोरियन जो इंडियन हिस्टोरियन को मदद करते हैं, वो जिन्ना को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे और काफी मतलब गांधी और नेहरू के साथ जिन्ना को कंपेयर करते हैं। और ये हमारी टेक्स्ट बुक है, जो सरकारी किताब एनसीईआरटी क्लास 12 चल रही है, इसमें जिन्ना को
प्रमोट किया था। एक तो और आप जैसे ही छेड़ेंगे भगवाकरण का आरोप लग जाएगा। नहीं, वो तो कोई बात नहीं, वो बोलने दीजिए। हम तो पहले बोलेंगे कि इस्लामाइजेशन हो रहा है, अरबाइजेशन हो रहा है। भाई सैफरनाइजेशन तो कोई गंदी बात नहीं, सैफरन तो हमारे साधु संतों का ड्रेस है। एक्चुअली जो सैफरन वर्ड यूज करते हैं, जो सैफरनाइजेशन, मैं कहता हूँ ये जस्ट लाइक स्पीटिंग इन द सन, ये गलत बात है, नहीं होनी चाहिए ऐसी बात। स्वामी, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूँ। दादरी में जब हुआ, लोगों ने खूब हंगामा किया और कहा कि ये पैटर्न है, इसलिए इसके लिए चिंता करना जरूरी है। भारत की छवि खराब करने को लेकर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से, खास तौर से दादरी के बाद, वो पैटर्न नहीं है क्या? उसके पीछे कोई नहीं है? पैटर्न है। मैं तो कहता हूँ कि हमारी सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए। मेरे जो बहस हुई है अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों से, जो टेबल पर बैठकर इस प्रकार के एनालिसिस करते हैं, उनका तो पूरी राय है कि ये सारा जो बदनामी हो रही है दुनिया भर में, जहाँ एडिटोरियल्स लिखी जा रही है, इसमें इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है। कौन है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसको ढूंढना है। क्यों नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि इस प्रकार के जो आपने देखा है, एक तरफा जो फोकस किया गया है। अब दादरी का भी ले लीजिए, वहाँ है सरकार यूपी का, मुलायम सिंह का, जो काफी और वो कांग्रेस की एलाई है, कभी है कभी नहीं है, मैं नहीं जानता, परंतु उनके साथ हैं। अब कोई उनके बारे कुछ बोलता ही नहीं है। वो कहते हैं ये सारा क्योंकि बीजेपी पावर में आ गई इसीलिए हवा बदल गई। अरे तुम्हारी सरकार नपुंसक का है क्या? तो उसको फिर डिसमिस कराओ और कहो उसकी डिसमिसल मांगो, और एक कोई शक्तिशाली सरकार लाकर दिखाओ कि आप मुकाबला कर सकते हैं। तो ये सारे मुझे लगता है इंटरनेशनल प्रेस में जो कवरेज हो रही है, उससे मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर देश को जो प्रगति नहीं चाहते हैं वही ये कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फतेह।